हेलो दोस्तों, आज है 22 नवंबर। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे 22 नवंबर से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर, जिसमें पहला प्रश्न है कि हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो आपको बता दें कि जो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार है 2023 के लिए अली अब्बू अव्वाद और जो डेनियल बैरन बोइम है, इन दोनों को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखते हैं इसको डिटेल में कि जो डेनियल बैरन बोइम है यह एक मशहूर पियानो वादक है और जो अली अब्बू अव्वाद हैं यह एक शांति कार्यकर्ता हैं। जो डेनियल बैरन बोइम है यह अर्जेंटीना के रहने वाले हैं। अर्जेंटीना देश याद रखना है। और जो अली अब्बू अव्वाद हैं यह एक फिलिस्तीनी शांति कार्यकर्ता हैं, ध्यान रखना है, फिलिस्तीन के हैं। तो हमें इतनी बातें जो ध्यान में रखनी है। और जो इनको यह पुरस्कार दिया गया है, किस लिए दिया गया है, क्योंकि इन्होंने संगीत और शांति संवाद के द्वारा जो राजनीतिक और मानवीय संघर्ष है उसके माध्यम से शांतिपूर्ण व्यवस्था की स्थापना की है, जिसके लिए इनको दिया गया है। और साथ ही इन्होंने जो वर्तमान में इजराइल हमास संघर्ष चल रहा है उसमें अहिंसक समाधान की दिशा में बहुत बेहतर प्रयास किया है, जिसके लिए इनको इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तो ये नाम बहुत ही महत्वपूर्ण, ध्यान रखना, बैरन बोइम और अली अब्बू अव्वाद। और इसका किस देश से संबंध है ये भी ध्यान रखना है। अब देखते हैं इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार के बारे में। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी, ध्यान रखना है। और जो यह पुरस्कार है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है। जो हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी हैं, इनकी स्मृति में यह पुरस्कार दिया जाता है। यह राशि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन देख लीजिए कि 25 लाख रुपए के साथ साथ एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है। साथ ही जो पहला पुरस्कार है यह 1986 में दिया गया था और जो पार्लियामेंटेरियस फॉर ग्लोबल एक्शन है उसको दिया गया था। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला ने पृथ्वी से 5 गुना बड़े और 60 गुना भारी ग्रह TOI 6651b की खोज की है। तो यह प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? आपको बता दें कि जो एक भारी ग्रह है यह, तो इसकी खोज एक प्रयोगशाला है जिसका नाम है भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला। तो यह प्रयोगशाला गुजरात राज्य में स्थित है, ध्यान रखना है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जल प्रदूषक का पता लगाने वाला उपकरण एरोट्रैक किसने विकसित किया है? तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में IIT बॉम्बे ने एक उपकरण बनाया है जिसका नाम है एरोट्रैक। जो यह एरोट्रैक उपकरण है यह क्या करेगा? इसका काम है कि जो जल है तो जल में इसकी सहायता से हम यह पता कर सकते हैं कि जल में प्रदूषण स्तर कितना है, कौन कौन से प्रदूषक है, ये सब जानकारी जो है यह उपकरण जो है एरोट्रैक यह जानकारी देगा। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, IIT बॉम्बे। इसको डिटेल में देखते हैं। चर्चा में क्यों रहा था, बताया आपको हमने कि जो IIT बॉम्बे के शोधकर्ता हैं उन्होंने एक एरोट्रैक नामक एक उपकरण बनाया है जो जल में फिनॉल, बेंजीन, जाइलेनॉल जैसे हानिकारक प्रदूषकों का पता लगाता है। और इसकी कीमत भी बहुत ज्यादा नहीं है, 5,000 रुपए से कम ही कीमत है। यह काम कैसे करेगा? तो ये फिनॉल, बेंजीन, जाइलेनॉल जैसे प्रदूषकों का पता लगाएगा। इसका विकास IIT बॉम्बे ने किया, बताया हमने। यह जो हानिकारक प्रदूषक हैं जैसे उसमें बैक्टीरिया होगा जो बायोसेंसर की सहायता से उसमें रंग परिवर्तन होगा। और उसमें एक दिया है LED जिसके द्वारा हम प्रदूषण को मापते हैं। तो ये बातें थी एरोट्रैक के बारे में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, ध्यान रखना। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि एरोट्रैक का विकास किसने किया है? तो IIT बॉम्बे, यह नाम जरूर ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में क्षतिग्रस्त हुई सी लाइन 1 दूरसंचार केबल का संबंध किस से है? आपको बता दें
कि जो सी लायन वन दूरसंचार केबल है जो अभी हाल ही में क्षतिग्रस्त हुई है, इसका संबंध फिनलैंड जर्मनी से है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने अपने परमाणु सिद्धांत में परिवर्तन किया है। तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में जो रूस है, रूस ने अपने परमाणु सिद्धांत में चेंज किया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब देख लेते हैं कि परमाणु सिद्धांत होता क्या है इसके बारे में। जो परमाणु सिद्धांत है तो यह किसी भी देश की एक आधिकारिक नीति होती है, ध्यान रखना है, जो यह तय करती है कि वह अपने परमाणु हथियारों का उपयोग कब करेगा, क्यों करेगा, कैसे करेगा। यह सब बताने के लिए जो आधिकारिक नीति होती है उसको परमाणु सिद्धांत कहते हैं। साथ ही यह भी बताता है कि यह परमाणु हथियारों के उपयोग और निवारण के लिए एक नियम पुस्तिका की तरह कार्य करती है। साथ ही आपको बता दें कि इसमें उन परिस्थितियों का उल्लेख किया जाता है जिसके तहत कोई देश अपने परमाणु हथियारों के प्रयोग पर विचार कर सकता है, चाहे वह रक्षा के लिए हो, चाहे वह जवाबी कार्यवाही के लिए हो, या अन्य देशों की चेतावनी के लिए हो। तो ये सब जो पॉलिसीज लिखी होती हैं उसी को हम लोग बोलते हैं परमाणु सिद्धांत, जिसमें अभी हाल ही में रूस ने परिवर्तन किया है। यह समय समय पर देशों के द्वारा परिवर्तित की जाती रहती है, जिसमें जैसे अभी रूस ने हाल ही में इसमें बदलाव किया है। तो ये चर्चा में रहा था, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय सेना ने बहुपक्षी HADR अभ्यास संयुक्त विमोचन 2024 का आयोजन कहाँ किया है। तो आपको बता दें कि जो HADR है एक मानवीय अभ्यास है जिसका नाम संयुक्त विमोचन 2024 है। अभी इसका गुजरात के पोरबंदर और अहमदाबाद में इसका आयोजन किया गया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि जो पोरबंदर और अहमदाबाद हैं ये गुजरात में स्थित क्षेत्र हैं। इसको डिटेल में देख लेते हैं कि जो HADR है इसका फुल फॉर्म मानवीय सहायता एवं आपदा राहत होती है, जिसका नाम है संयुक्त विमोचन 2000 अभ्यास है ये, और इसका आयोजन अहमदाबाद और पोरबंदर क्षेत्र में किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में आर्थिक नेताओं का 31वां एपेक शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है। तो एपेक मतलब होता है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस। ध्यान रखना है, जो ये समिट हुई है, आपको बता दें कि जो पेरू है, पेरू की राजधानी लीमा में यह समिट हुई है। इसको डिटेल में देख लेते हैं। सही उत्तर हमारा ए हो जाएगा ऑप्शन पेरू। यहाँ बताया गया है कि जो APEC है यह एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग है जो आर्थिक नेताओं की बैठक करता है। इसके जो सदस्य देश हैं वो 21 सदस्य देश हैं, जो सभी देश इसमें भाग लिए हैं, और इसका जो आयोजन हुआ है वो लीमा की राजधानी पेरू में हुआ है। आपको बता दें कि जो इसके आर्थिक जो APEC है ये 2 स्तर की बैठक होती है। एक होती है आर्थिक नेताओं की बैठक और एक होती है मंत्री स्तरीय बैठक। तो आपको बता दें कि जो APEC आर्थिक नेताओं की बैठक थी उसका 31वां संस्करण था, और जो APEC मंत्री स्तरीय बैठक थी यह उसका 35वां संस्करण था। दोनों साथ ही में आयोजित किए गए हैं और पेरू की राजधानी लीमा में इनका आयोजन किया गया है। इसकी मेजबानी जो पेरू की राष्ट्रपति हैं जिनका नाम दीना बोलुआर्ट है, यह नाम महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है। जो दीना बोलुआर्ट हैं ये पेरू की राष्ट्रपति हैं। आपको बता दें कि जो यह बैठक हुई थी APEC की, इसमें जो संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन हैं यह उनकी आखिरी बैठक थी क्योंकि 19 जनवरी 2025 को इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। यहाँ से गलती से लिख गया, 25 कर लीजिए। और जो डोनाल्ड ट्रम्प हैं वो 20 जनवरी 2025 से अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। जो APEC है यह एशिया प्रशांत क्षेत्र में 21 देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय समूह है, इतना ही ध्यान देना है, जो सदस्य देशों के बीच में आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देता है। आपको बता दें कि जो APEC है 2024 में इसकी मेजबानी पेरू ने की थी और 2025 में इसकी मेजबानी दक्षिण कोरिया करेगा।
26 में इसकी मेजबानी चीन करेगा और 27 में इसकी मेजबानी वियतनाम करेगा। तो अब अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व श्रेणी में किसे लंदन में ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड्स 2024 से सम्मानित किया गया है। तो आपको बता दें कि आप जो कोल इंडिया लिमिटेड है, इस कोल इंडिया लिमिटेड को कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व श्रेणी में लंदन में जो ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड्स 2024 है, इससे सम्मानित किया गया है। जो कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व है, ये क्या होता है, अब बता दें कि इसको शॉर्ट में CSR बोलते हैं, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि भारत सरकार प्रत्येक कंपनी को यह एक CSR देता है कि आपको कुछ लिमिटेड अमाउंट में समाज के लिए कार्य करना पड़ेगा, तो उसी को बोलते हैं कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस श्रेणी में कोल इंडिया लिमिटेड को लंदन में ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड्स 2024 से सम्मानित किया गया है। तो यह प्रश्न महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब भी कोई पुरस्कार भारतीय संस्था को या व्यक्ति को मिलता है विदेशों में, तो वह महत्वपूर्ण हो जाता है, ध्यान रखना है। तो यह कोल इंडिया लिमिटेड सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको बता दें कि विश्व बाल दिवस जो है अभी हाल ही में 20 नवंबर को मनाया गया। इसको डिटेल में देख लेते हैं कि जो विश्व बाल दिवस है, इसकी जो स्थापना हुई थी 1954 में हुई थी, और जब 1954 में यह दिवस मनाया गया था तो वो सार्वभौमिक बाल दिवस के रूप में मनाया गया था। और प्रत्येक वर्ष 20 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता को बढ़ावा देने के लिए, साथ ही विश्व भर में बच्चों के बीच जागरूकता लाने के लिए, बच्चों के कल्याण में सुधार लाने के लिए यह 20 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय यह बाल दिवस मनाते थे। इसको मनाने के पीछे वजह क्या रही है, क्योंकि 20 नवंबर वह तारीख है जब 1959 में UN ने क्या किया था कि बाल अधिकारों की घोषणा को अपनाया था। साथ ही इसी दिन 1989 में क्या हुआ था कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल अधिकारों पर कन्वेंशन को अपनाया था, जिसके कारण प्रतिवर्ष 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन IMSA के अध्यक्ष बने हैं। तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में नंदन कुमार झा IMSA के अध्यक्ष बने हैं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन A। अब देख लेते हैं कि IMSA होता क्या है। तो आपको बता दें कि माइंड स्पोर्ट्स क्षेत्र में जो IMSA है, इसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल माइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन, IMSA, जिसके अभी नंदन कुमार झा जी इसके प्रमुख अध्यक्ष बने हैं। आपको बता दें कि जो माइंड स्पोर्ट्स है उसको संचालित करने और बढ़ावा देने के लिए एक अग्रणी वैश्विक संस्था है, जिसका नाम है इंटरनेशनल माइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन। जो अधिवक्ता नंदन झा हैं, इन्हें IMSA के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय हैं, जिसकी वजह से जो नंदन झा हैं, यह नाम बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यह IMSA के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय हैं, ये ध्यान रखना है। तो दोस्तों, यह आज की करंट अफेयर की क्लास थी। अगर यह क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।